हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट 308 टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क से फुली कनेक्टेड नेटवर्क, स्विचिंग एक्सचेंज और टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के कंटेंट्स हैं हमारे फुली कनेक्टेड नेटवर्क, स्विचिंग सिस्टम या स्विचिंग ऑफिस, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज। स्टार्ट करते हैं फुली कनेक्टेड नेटवर्क से। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। क्या होता है? इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हर सब्सक्राइबर दूसरे सब्सक्राइबर से एक इंडिविजुअल लिंक के द्वारा कनेक्टेड होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 5 आपके सब्सक्राइबर्स हैं। सभी सब्सक्राइबर्स एक दूसरे से इंडिविजुअल लिंक के द्वारा कनेक्टेड है। मतलब हर सब्सक्राइबर नेटवर्क में उपस्थित किसी भी सब्सक्राइबर से एक डेडिकेटेड लिंक के द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ पे एग्जाम्पल में 5 ही अपने सब्सक्राइबर्स यूज किए हैं, 5 ही एंटिटीज हमने काम में ली है। अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें कि किसी नेटवर्क में n एंटिटीज है, स्मॉल n एंटिटीज, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये चाहे तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता है कि फर्स्ट जो हमारा ये एंटिटी है, इसको बाकी सबसे कनेक्ट होने के लिए कितने, अगर टोटल n एंटिटीज है तो इसको कनेक्ट होने के लिए कितने लिंक चाहिए? n-1। ऐसे ही इस सेकंड वाले को कनेक्ट होने के लिए कितना चाहिए होगा? n-2। उससे अगले वाले को n-3। ऐसे करते करते लास्ट जो आपके n एंटिटीज में जो सबसे लास्ट एंटिटी होगी उसको 0 लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जब आप इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होगा n इंटू n माइनस 1/2। चाहो तो यहाँ पे अभी जैसे हमारे पास कितने एंटिटीज है? 5, तो आप 5 यहाँ पे पुट कर लीजिए। 5 माइनस 1 4/2। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 10। आप यहाँ काउंट करेंगे, आपस में इन सभी के लिंक्स भी काउंट करने पर आपको 10 पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार का नेटवर्क जिसमें हर सब्सक्राइबर नेटवर्क में उपस्थित हर दूसरे सब्सक्राइबर से कनेक्टेड हो, उसे आप फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क कहते हो। अगर छोटे नेटवर्क सिस्टम की हम बात करें तो ये इस प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम सक्सेसफुल है। पर अगर हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएं तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने के साथ साथ फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क में जो लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ लिंक्स एक, अगर छोटे नेटवर्क की बात करी जाए 5 या 6 सब्सक्राइबर है तो आप ये मैनेज कर सकते हो। पर अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो लिंक्स की जो रिक्वायर्ड लिंक्स है वो कितने होंगे? हज़ारों में आपको चाहिए होंगे। और इनकी मेंटेनेंस, इनके कनेक्शन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसका ड्रॉबैक क्या है फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क का? कि नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड आर वेरी लार्ज फॉर प्रैक्टिकल नेटवर्क्स। जैसे यहाँ 5 के लिए बात की है तो आप निकाल सकते हैं कि 10 लिंक्स हम आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं 50 सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 12,025 लिंक्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हम यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा लिंक्स की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार एक लार्ज स्केल पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसकी बजाय नेक्स्ट हम टॉपिक पर स्विचिंग सिस्टम। स्विचिंग सिस्टम में फुली कनेक्टेड नेटवर्क की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व किया गया है। यहाँ पे एक सेंट्रल स्विचिंग सिस्टम हम काम में लेंगे। जिस भी सब्सक्राइबर को किसी और सब्सक्राइबर से कनेक्ट होना होगा, किसी यूज़र को दूसरे यूज़र से कनेक्ट होना होगा, तो वो पहले इस स्विचिंग सिस्टम से कनेक्ट होगा और स्विचिंग सिस्टम उसे उसके रिक्वायर्ड यूज़र से कनेक्ट करेगा।
तो इनके बीच में आप देखेंगे यहाँ इन दोनों के स्विचिंग सिस्टम और इस सब्सक्राइबर के बीच में केवल एक लिंक की आवश्यकता है। ऐसे ही स्विचिंग सिस्टम से जो डेस्टिनेशन यूज़र है उसके बीच में भी आपको सिर्फ एक लिंक की आवश्यकता होगी। तो इसमें हर सब्सक्राइबर से इंडिविजुअल लिंक्स के द्वारा कनेक्टेड नहीं होते हैं, जबकि वो एक सिंगल लिंक के द्वारा स्विचिंग सिस्टम या आप उसे एक्सचेंज या स्विचिंग ऑफिस किसी भी नाम से जान सकते हैं उससे कनेक्टेड होंगे। तो लिंक्स की आप देखेंगे कि लिंक्स जितने हमें रिक्वायर्ड हो रहे हैं उनकी काउंट काफ़ी कम हो जाएगी। इसे मेंटेन करना आसान रहेगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक इनडायरेक्ट पाथ है। स्विच अगर Sn-1 से कनेक्ट होना चाहता है तो S1 पहले स्विचिंग सिस्टम से कनेक्ट होगा लिंक के द्वारा और नेक्स्ट ये इसको Sn-1 से कनेक्ट करेगा। तो दो सब्सक्राइबर्स के बीच में इस प्रकार का कनेक्शन स्विचिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। एडवांटेज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, कि हर सब्सक्राइबर के लिए केवल एक लिंक की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पे n सब्सक्राइबर्स होंगे तो हमें कितने लिंक्स की आवश्यकता होगी, n लिंक। जबकि जैसे अगर वहाँ 5 एंटिटीज थी तो 5 लिंक्स की आवश्यकता थी। 50 सब्सक्राइबर होते तो केवल 50 लिंक्स की आवश्यकता होती बजाय 1225 अगर हम फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क यूज करते। तो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है। तो स्विचिंग सिस्टम क्या है, दो सब्सक्राइबर्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम स्विचिंग सिस्टम अथवा स्विचिंग ऑफिस या स्विचिंग एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्विचिंग सिस्टम में अभी हमने देखा कि अगर कोई यूज़र कोई सब्सक्राइबर किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है तो स्विचिंग सिस्टम के द्वारा उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित किया जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स हमने इसका एडवांटेज देख ही लिया कि नंबर ऑफ लिंक्स बहुत कम काम में आ रहे हैं। तो स्विचिंग सिस्टम या टेलीफोन एक्सचेंज की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ इक्विपमेंट दैट कनेक्ट्स टेलीफोन लाइंस ड्यूरिंग अ कॉल। एक कॉल के दौरान टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करने का काम जो इक्विपमेंट कर रहा है, जो सेट ऑफ इक्विपमेंट कर रहा है, वो स्विचिंग सिस्टम या टेलीफोन एक्सचेंज ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये स्विचिंग एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है जिनको अरेंज और कंट्रोल किया गया है इस प्रकार के वे में कि जो दो दूर स्थित पॉइंट्स के बीच में एक कॉमन पाथ स्थापित कर सके। दो दूर स्थित पॉइंट्स के बीच में एक कॉमन पाथ स्थापित करने के लिए, उसे कंट्रोल और अरेंज करने के लिए स्विचिंग एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वही आपका स्विचिंग सिस्टम होता है। अब स्विचिंग सिस्टम में सिग्नलिंग की ज़रूर आवश्यकता होगी। सिग्नलिंग किसके लिए काम में आएगी, जब हम स्विचिंग सिस्टम का अटेंशन चाहते हैं कि हम कोई कनेक्शन रिलीज करना चाह रहे हैं या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो इन सब के लिए हमें सिग्नलिंग की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये किसी भी सब्सक्राइबर को कोई बिजी है तो उसकी बिजी टोन आपको प्राप्त हो रही है तो ये बताएगा कि कॉलिंग सब्सक्राइबर हमारा बिजी है। ऐसे ही इस टाइप के जो भी फंक्शंस है ये सारे के सारे एस्टैब्लिशिंग, रिलीजिंग, इस टाइप की जो कनेक्शंस हैं इनको स्विचिंग सिस्टम के कंट्रोल फंक्शंस के नाम से जानते हैं। किसी जगह कॉल आप कर रहे हैं, कॉलिंग सब्सक्राइबर, कॉल्ड सब्सक्राइबर, इन दोनों के बीच में सिग्नलिंग के द्वारा आप बताएंगे कि आपका नेटवर्क फ्री है या वो ऑलरेडी कहीं पे बिजी है या वो आउट ऑफ कवरेज एरिया। इस टाइप की जो सिग्नलिंग है, एस्टैब्लिशिंग और रिलीजिंग कनेक्शंस, ये सारे फंक्शंस को आप क्या बोलोगे, कंट्रोल फंक्शंस ऑफ द स्विचिंग सिस्टम। अब स्विचिंग सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ये इसका वर्गीकरण है, आप क्लासिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं। स्विचिंग सिस्टम को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया था, मैनुअल स्विचिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम। पहले के ज़माने में हम मैनुअल स्विचिंग सिस्टम पढ़ते थे, फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिनको ओवरकम करते हुए ऑटोमेटिक सिस्टम का विकास हुआ। ऑटोमेटिक सिस्टम आपके दो टाइप के थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। फर्स्ट आया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जिससे फर्दर डिवाइड किया गया था स्टेप बाय स्टेप या स्ट्रॉगर। दूसरा था क्रॉस बार। इसके कुछ डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक वाले पे स्विच किया आपने। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम भी दो टाइप के थे, स्पेस डिवीजन स्विचिंग और टाइम डिवीजन स्विचिंग। टाइम डिवीजन स्विचिंग को फर्दर डिवाइड किया गया था
डिजिटल और एनालॉग स्विचिंग में डिजिटल एनालॉग फर्दर क्लासिफाइड द स्पेस स्विचिंग, टाइम स्विचिंग और कॉम्बिनेशनल स्विचिंग। तो इनको अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं। मैनुअल स्विचिंग सिस्टम, पहले के ज़माने में जो स्विचिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे वो सभी मैनुअली ऑपरेट किए जाते थे। एक ऑपरेटर वहाँ पे होता था, उस ऑपरेटर ही सारे कनेक्शंस स्थापित करता था। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। एक तो इसमें कोई ऑपरेटर, जैसे ये होता था कि आपको कहीं पे ए नोड से बी नोड पे कनेक्ट करना है, तो ए नोड पहले कोई नंबर डायल करता है तो सबसे पहले ऑपरेटर के पास वो पहुंचेगा। अब ऑपरेटर को आप बताते थे कि आपको किससे कनेक्ट करना है, तब लिमिटेड यूजर्स होते थे, तब की बात है ये। तो कई बार ऐसा हो सकता था कि ऑपरेटर जो आप बता रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को गलत सुन ले, और गलत सुनने के बाद वो कनेक्ट भी गलत कर दे। तो इस प्रकार के कनेक्शंस में कनेक्शन एरर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि सब कुछ मैनुअली था। लैंग्वेज बैरियर भी एक इशू था कि अगर सब हिंदी में बात कर रहे हैं तो ठीक है, बट कोई लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है और ऑपरेटर को अगर वो लैंग्वेज नहीं पता है तो समझाने में दिक्कत आ सकती थी। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर भी उसका एक इशू था। प्राइवेसी नहीं होती थी क्योंकि ऑपरेटर आपकी सारी कन्वर्सेशन को सुन सकता था। ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी, अगर बहुत कम यूजर्स हैं तब तक ये मैनेजेबल है, बट अगर बहुत ज़्यादा यूजर्स होंगे तो ये मैनुअली इनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं था, तो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी कम होती थी। तो इन सभी डिसएडवांटेजेस की वजह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, जो कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज का एक टाइप है, इनका विकास हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजेस में मैकेनिकल स्विचेस, या जिनको आप रिलेज कहते हो, वो इलेक्ट्रिकली उनको ऑपरेट किया जाता था। ये बेसिकली दो टाइप के थे, स्ट्रॉगर, या जिसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम भी बोलोगे, और दूसरा सिस्टम था आपका क्रॉस बार। स्ट्रॉगर सिस्टम में एक वाइपर यूज किया जाता था। वाइपर के लिए, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये इनलेट है, ये सारे आउटलेट्स है, एक वाइपर यूज किया जाता था। ये वाइपर ही फ्री लाइंस को ढूंढता था इसमें, और जहां इसको फ्री लाइन दिखी उनको वो कॉलिंग सब्सक्राइबर से कनेक्ट करने के लिए काम में लेता था। तो डायग्राम में जैसे हम देख रहे हैं कि ये वाइपर आपका काम में आता था, जहाँ पे इसको फ्री कनेक्शन मिलता था उससे वो उसे कनेक्ट कर देते था कॉलिंग सब्सक्राइबर को कॉल्ड सब्सक्राइबर से। अब इसमें क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स होती थी, तो इसके बेसिस पे इसका एक नाम था स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग सिस्टम, भी इसको आप बोलते थे। नेक्स्ट था क्रॉस बार स्विचिंग सिस्टम। इसमें मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है दोनों सब्सक्राइबर के बीच में, और इनका जो इंटरकनेक्शन होता है उस इंटर रो, एक साइड रोज है आपकी, एक साइड कॉलम्स है, और इनके इंटरकनेक्शन पे आपने रिलेज को यूज किया हुआ था। इंटरकनेक्शन को आप क्रॉस पॉइंट भी कहते थे। तो इन क्रॉस पॉइंट्स का काम, इन क्रॉस पॉइंट्स पे जो रिले लगी हुई होती थी उनका काम होता था कॉन्टैक्ट दो लाइंस के बीच में स्थापित करने के लिए। अगर ये 1 पे कोई सिग्नल आ रहा है तो ये वाली रिले आपस में कनेक्ट हो जाएगी, तो ये ए वाले सब्सक्राइबर को M1 से कनेक्ट कर देगा। इस प्रकार ये आपस में इन क्रॉस पॉइंट्स पर कनेक्ट होते थे रिले के द्वारा। अब चूंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हम यूज कर रहे थे मैकेनिकल पार्ट्स हो हैं, मैकेनिकल पार्ट्स में विद टाइम, क्योंकि एक तो उनकी लाइफ शॉर्ट होती है। लाइफ शॉर्ट क्यों हो सकती है? क्योंकि फ्रिक्शन हो सकता है, उनको मरम्मत की आवश्यकता होती है। अब मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, फ्रिक्शन होगा तो हीट भी जनरेट होगी, तो इन सब की वजह से इनका लाइफ बहुत शॉर्ट है, डिग्रेडेशन ज़्यादा जल्दी होता था। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि कुछ नई अगर आपको फैसिलिटी ऐड करनी है तो आपको पूरा मैकेनिकल सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे आपको और कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो कुछ भी नई फैसिलिटी आएगी तो उसके एडिशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता था। इसे दूर करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम का विकास हुआ। इसमें प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम स्टोर किया जाता था, जिसे आप स्टोर
प्रोग्राम कंट्रोल, SPC कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम की जो लिमिटेशंस थी, कमियां थी, उनको दूर करता है, क्योंकि इसमें आपने मैकेनिकल पार्ट्स का उपयोग नहीं किया, आप सॉफ्टवेयर, आप एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हो। इसे फर्दर डिवाइड किया गया था स्पेस डिवीजन स्विचिंग और टाइम डिवीजन स्विचिंग में। स्पेस डिवीजन स्विचिंग में जो कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर के बीच में पूरी ड्यूरेशन के लिए एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश्ड होता था। जैसे पॉइंट ए ने पॉइंट बी को कॉल किया है, तो उनके बीच में जो ये ड्यूरेशन है, कॉल का ड्यूरेशन, उस पूरे पर्टिकुलर टाइम के लिए एक डेडिकेटेड पाथ सिर्फ उनकी कॉलिंग के लिए ही एस्टेब्लिश किया जाता था। तो कई बार ऐसा होता है कि ये डिसएडवांटेज आप कैसे बोल सकते हो इसमें, क्योंकि अगर आप बीच में बात नहीं कर रहे हो तो वो आपका उस टाइम चैनल फ्री है, बट आप किसी और को वो अलॉट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था कि फ्री होने पे भी आप पाथ किसी और को अलॉट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी ड्यूरेशन के लिए उन दोनों के बीच में ही डेडिकेटेड है। तो इसको दूर करने के लिए फिर आया टाइम डिवीजन स्विचिंग। टाइम डिवीजन स्विचिंग में क्या होता कि एक फिक्स इंटरवल पर जो स्पीच सिग्नल्स थे उनको सैम्पल्ड वैल्यूज को ट्रांसफर किया जाता था। जब भी बोल रहे हैं उन पर्टिकुलर इंटरवल्स पे आप अपनी स्पीच सिग्नल को सैंपल करके आगे पहुंचा रहे हैं। इसको भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया था डिजिटल स्विचिंग और एनालॉग स्विचिंग। डिजिटल स्विचिंग बाइनरी कोडेड और ट्रांसमिटेड, बाइनरी फॉर्म में उसको कोड किया जाता था। और जो एनालॉग स्विचिंग था उसमें जो सैंपल्ड वोल्टेज लेवल्स है उनको जैसे वो है वैसे के वैसे ही ट्रांसमिट कर दिया जाता था। तो ये दूसरा टाइप हुआ आपका। डिजिटल स्विचिंग में अभी आपने देखा कि बाइनरी कोडिंग और ट्रांसमिशन होगा, तो अगर कोडेड वैल्यू जब भी हम ट्रांसफर करेंगे सेम इंटरवल के लिए फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, तो इस प्रकार की स्विचिंग को हम स्पेस स्विचिंग बोल देंगे। डिजिटल स्विचिंग डिवाइड कर रखा है स्पेस, टाइम और कॉम्बिनेशनल स्विच में। तो डिजिटल स्विचिंग में अगर ये जो कोडेड, क्योंकि डिजिटल है तो कोडिंग होगी, जो कोडेड वैल्यूज है वो सेम टाइम इंटरवल में इनपुट से आउटपुट की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये हो जाएगी स्पेस स्विचिंग। अगर वैल्यूज को स्टोर किया गया और कुछ टाइम इंटरवल के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आपने फिक्स कर दी, उनमें उनको ट्रांसफर किया गया, तो इसे बोलोगे आप टाइम स्विचिंग। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है कॉम्बिनेशन स्विचिंग। तो ये सारा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज। थैंक यू।